रिजल्ट वाले दिन जब मैंने ये वाला वीडियो डाला था तो काफ़ी सारे लोगों का यही कमेंट आ रहा था कि ग्रुप 2 का प्लान बना दो फॉर द अपकमिंग सितंबर अटेम्प्ट, या फिर कोई टैक्स की स्ट्रैटेजी बता दो, टैक्स कैसे प्रिपेयर करना है। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं आप सभी के समक्ष मेरी वीडियो प्रस्तुत करने आया हूँ। कुछ ज़्यादा हिंदी नहीं हो गई। एनीवे, सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे मैंने 2 महीने के अंदर मेरा ग्रुप 1 एग्ज़ाम्स क्लियर किया, और मैं तुमको प्रॉपर प्रिपरेशन गाइड देने वाला हूँ कि ताकि तुम भी अपना ग्रुप आराम से क्रैक कर पाओ। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, आई नो, बिकॉज इसके अंदर मैंने प्रॉपरली डिटेल में चीज़ें डिस्कस करी है। साथ ही मैं वो मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो मैंने मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे करी थी, ताकि तुम वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना करो। तो देरी किस बात की यार, चलो जल्दी से नोटबुक लो और पेन लो और मेरे साथ शुरू हो जाओ। चलो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो ये स्ट्रैटेजी डिजाइन करने से पहले मैंने मन में एक बहुत सिंपल असम्पशन रखा था कि तुम सबने अपनी क्लासेस तो ले लिए, बट अगर तुमसे कोई सवाल पूछता है तुम्हारे कोर्स को लेके तो यू आर लाइक अब्बा डब्बा जब्बा, तो कुल मिला के तुमने एक बार भी अभी तक रिवीजन नहीं करा है। सो इस प्लान में सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है, जो तुम्हारा एक सब्जेक्ट रहेगा, जो अकाउंट्स रहेगा, वो तुमको 90 से 95% करना है, या और जो तुम्हारे रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स है जैसे लॉ और टैक्स, उसको तुम अगर 80% भी करोगे तो भी चलेगा। देखो, हमारा प्लान का सिंपल सा मोटिव ये है कि अकाउंट्स काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में हमको एग्जेम्पशन या डिस्टिंक्शन का फोकस करना है, ताकि अगर दोनों सब्जेक्ट्स में, हमारे रिमेनिंग दोनों सब्जेक्ट्स में 45-50 नंबर भी आए तो भी हमारा ग्रुप बिना किसी दिक्कत के पास हो जाए, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पास हो जाए, और एग्रीगेट में भी कोई दिक्कत नहीं आए। और अगर तुम में से कोई मेरे से पूछे कि भैया इससे कम हो सकता है क्या, भैया इतना नहीं होगा भैया, तो मैं बोलूँगा यार फिर भैया तो भगवान भरोसे जाओ एग्जाम में। सच्ची बोल रहा हूँ, देखो, क्योंकि मैं फिर पता है, क्योंकि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, मैं लॉ में भगवान भरोसे ही गया था, क्योंकि मेरा लॉ में नहीं हुआ था कोर्स ढंग से। अकाउंट्स और टैक्स में मेरी मेहनत थी, बट लॉ में मैं भगवान भरोसे ही गया था। तो ठीक है, मेरी किस्मत काम कर गई, बट मैं नहीं चाहता कि तुम किस्मत से जाओ वहाँ पे, क्योंकि वाई यू हैव टू टेक द रिस्क यार। सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई अब तो तुम्हें एटलीस्ट 8-10 घंटे पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। इतना तो करना पड़ेगा मियाँ, क्योंकि भाई अगर तुम अभी भी नहीं पढ़ोगे ना तो फिर दिक्कत है भाई, फिर तो रियल स्ट्रगल मिलेगा तुमको। भाई 8 घंटे 10 घंटे, फिर इसको 12 करेंगे, इसको 14 भी करेंगे भाई। सो अब अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, स्टडी आवर्स को बढ़ाओ। लास्टली द थर्ड थिंग इज, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो तुमको बोलते हैं कि तेरे से नहीं होगा, तू ऐसा है, तू वैसा है, तुझसे कभी कुछ हुआ है क्या, ऐसे फालतू लोगों से दूर रहो, इनको इग्नोर मारो, ठीक है। और नए फ्रेंड्स भी मत बनाओ लाइफ में, क्योंकि यू वांट कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कोई केओस नहीं चाहिए, सब सेट रहे, तुम मेंटली सही रहो, ताकि तुम पढ़ाई कर सको अपनी बढ़िया तरीके से। तुम्हें किसी से बात करनी तो अपनी फैमिली से कर सकते हो, और अपने सीए फ्रेंड्स जो सीए कर रहे हैं उनसे बात कर लो, ताकि तुम्हें सही लगे। ऑलराइट, तो ये हमारा बेस था। इसी बेस को फंडामेंटल रखते हुए हमको हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। ओके, सो अब मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करने वाला हूँ कि तुमको सब्जेक्ट वाइज किस तरह से पढ़ना है। तो देखो, मैं सब्जेक्ट वाइज को किस तरह से डिस्कस करूँगा हर सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहला कि तुमको कौन से चैप्टर्स करने हैं तुम्हारे 90-95% कोर्स में, 80% कोर्स में, ताकि तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स बने और एफिशिएंसी भी अच्छी है। दूसरा, मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या गलतियां नहीं करनी एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते वक्त। और तीसरा ये कि तुम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उसके अंदर कोई भी चैप्टर है, तुम्हें उसको इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है। ऑलराइट गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स की प्रायोरिटी लिस्ट से, कि तुमको जो, अगर तुम 90% कोर्स करोगे तो उसके अंदर सबसे पहले टॉपिक्स तुम्हारे क्या होने चाहिए करने के लिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 से। तो चैप्टर 1 को तुम इग्नोर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाओ, थ्योरेटिकल चैप्टर है। चैप्टर 2 में मैं बोलूँगा कि इसका जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है, इसमें 2 प्रैक्टिकल पार्ट आते हैं। एक तो कि अगर तुम गोइंग कंसर्न अज्यूम नहीं करते तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनने चाहिए, और एक और चीज़ आती है कि इसमें प्राइस इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तुम इसमें बेसिकली ये 2 चीज़ें पढ़ लो, क्योंकि यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। और इसके अलावा इसमें बस एक क्वेश्चन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लाइक रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंट, वो 4-5 पॉइंट्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं, तुम इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, बट पढ़ जाना उस पार्ट को, ईजी है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स छोटा है बहुत, कर जाना, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब चैप्टर 4 पे आए, तो इसमें से देखो, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ये ना आ ही रहा है आजकल, सॉरी, ये आ ही रहा है आजकल 1-2 मार्क्स का, ठीक है, और हो सकता है अभी 4 नंबर का भी आ जाए, ठीक है। ईपीएस कर जाना, ईपीएस इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। सेगमेंट रिपोर्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से पूछा नहीं इन्होंने, लास्ट सितंबर अटेम्प्ट में पूछा था इन्होंने, तो मुझे लग रहा है इस बार आ सकता है।
अब देखो AS24-25 ना अच्छे खासे पूछे जा चुके हैं 4-4 नंबर के, तो मैं बोलूँगा कि तुम इनको लास्ट प्रायोरिटी देना। अगर तुम्हारा कोर्स नहीं हो पा रहा है तो इनको तुम छोड़ सकते हो, चांसेस बहुत कम है इसमें से आए। मैं मना नहीं कर रहा, आ सकता है, बट द थिंग इज मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि May 26 में ऑलरेडी आ चुके हैं ये AS, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से नहीं आएगा ये। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स तुम्हारा मॉड्यूल 3 में कवर हो जाएगा, तो इसको तो तुम ठीक है ऐसे ले लो। और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ठीक है, तुम रहने दो, इसको लास्ट में रखना, ठीक है। अब मॉड्यूल 2 पे आते हैं। मॉड्यूल 2 में सारे एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, और मेरा पर्सनल सजेशन ये तुम सारे करो, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है कि ये कौन सा AS कहाँ से पूछ ले। एंड एक चीज़ की गारंटी रहेगी कि अगर तुमने ये कर लिया ना तो तुम्हारे 10-15 नंबर कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि ये AS ईजी है और तुम्हें बस एक बार 2 बार उनको पढ़ना अच्छे से और तुमको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ऑलराइट, तो अब हम नीचे चलते हैं लायबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। इसमें से जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है AS29 करने लायक है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो 6th क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि ये इसमें आ जाए 4 नंबर का क्वेश्चन, तो मैं बोलूँगा इसको कर जाना। एम्प्लॉय बेनिफिट्स मैं प्रायोरिटी कम दूंगा इसको, क्योंकि देखो जनवरी में पूछ लिया, मई में पूछ लिया, तो सितंबर में चांसेस कम है। चैप्टर 7 पे बात करें तो AS22 करना इंपॉर्टेंट है। AS11 के आने के चांसेस कम है, क्योंकि आ चुका है अच्छा खासा 4 नंबर का। AS5 के भी चांसेस बहुत कम है। AS4 कर जाना, कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ऑलराइट, चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 में तो दोनों कर जाना, AS7 एंड AS9, कुछ नहीं है, ठीक है, ईजी है दोनों। अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हाँ करने हैं, दोनों करने हैं, AS12 AS14 बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली तुमको पूरा करना पड़ेगा। और मॉड्यूल 3 तो सबसे ज़्यादा मस्ट है तुम्हारा, तो तुमको मॉड्यूल 3 तो पूरा ही करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि भैया ये जो ब्रांचेस इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस, क्या ये करे कि नहीं करे। अब देखो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि तुम इस चैप्टर को करके जाओ, क्योंकि देखो अगर तुम इस चैप्टर को नहीं करके गए तो तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जैसे मान लो अगर 2nd, 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन है, अगर तुम्हें बाई चांस कोई चीज़ नहीं बनी वहाँ से, तो तुम बाद में ये भी नहीं कर सकते खुद से कि मैं 6th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा, क्योंकि 6th क्वेश्चन में ब्रांच बैठा हुआ है। और देखो मैंने कहा ना ब्रांच लंबा है और 6-7 नंबर का ही आता है, पर भाई क्वेश्चन बहुत इजी आता है इससे। देखो ये May 26 का क्वेश्चन है ब्रांच का, और देखो ये बहुत सिंपल है। अगर तुमने ब्रांच कभी पढ़ा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना सिंपल क्वेश्चन है, और अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो जब तुम पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कितना लल्लू क्वेश्चन है, और 4 कट के 6 नंबर मिले हैं तुमको। और देखो इसके साथ जो 6th पार्ट के जो पार्ट्स है वो भी बहुत सिंपल है। देखो इसमें देखो AS11 पूछ लिया, बहुत सिंपल है, ये पूरा मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन आया था। और जो 2nd पार्ट है वो तो बस इतना पूछ रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि ब्रांचेस करके जाओ, अगर तुम सीरियस हो एग्जामिशन या डिस्टिंक्शन स्कोर करने की। ऑलराइट, तो हमने इस पे तो बात कर ली कि तुमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए ताकि तुम्हारा मैक्सिमम कोर्स कवर हो पाए अकाउंट्स में। पर अब हम बात करते हैं कि तुमको चैप्टर्स को पढ़ना किस तरह से है। तो देखो मैं सजेस्ट ही करूँगा कि तुम रिवीजन लेक्चर्स देखो आकाश कांदोई सर के। अगर तुम्हारी फैकल्टी से तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें उनसे मज़ा आ रहा है तो बढ़िया है, सही है, तुम अपने उस पर स्टक रहो। बट इन केस कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें किससे पढ़ना है, तो आकाश कांदोई सर इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू यू। बिकॉज देखो सर कॉन्सेप्ट तो रिवाइज कराते ही कराते, साथ में क्वेश्चंस भी बढ़िया प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा तुमको लेजेंड। तो रिवीजन के लिए उनको चुनो, उनका रिवीजन लेक्चर देखो और उसके बाद सेल्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और देखो अब मैं अगर क्वेश्चन बैंक की बात करूँ तो मैं देखो पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आकाश कांदोई सर का जो क्वेश्चन बैंक है वो मंगा लो, क्योंकि देखो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है और तुमको काफ़ी क्वेश्चन कवरेज मिल जाएगी। तो उसको ऑर्डर कर दो फटाफट से, क्योंकि देखो 8 से 9 दिन लगते हैं उसको आने में। तब तक के लिए देखो मैं तुमको एक टिप बता सकता हूँ, तुम क्या करो कि जो रिवीजन लेक्चर सर कराते हैं ना, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी है। तो जब तक तुम्हारा कंपाइलर आ रहा है तुम वो मॉड्यूल के क्वेश्चन हाथ से लगा लो जो तुमको लगता है LDR है या फिर बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन जो तुमको लिख के करने चाहिए। उसके अलावा मैं बोलूँगा कि जब तो कंपाइलर आएगा उसके बाद जो तुम्हारे रिमेनिंग क्वेश्चन है
उनको तुम हाथ से लगा लेना, तुम ऐसा कर सकते हो। बाकी देखो, अगर तुम अपनी फैकल्टी से पढ़ रहे हो तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर्स देखो और अपनी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक देखो, ठीक है गाइस। तो मैं अब तुमको 2 टिप्स देने वाला हूँ जिससे तुम्हारा कोर्स बहुत जल्दी हो जाएगा अकाउंट्स का, और साथ में उसमें एफिशिएंसी भी आएगी। सो द थिंग इज, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमको कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि देखो अभी हम 2 महीने वाले फेज में और हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो बेस्ट यही है कि आकाश कांदोई सर जो है ना, उनका एक LDR लिस्ट होता है हर चैप्टर का, हर AS का। तो तुम्हें बस इतने ही क्वेश्चन लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत है, टू बी ऑनेस्ट। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसमें 10-12 क्वेश्चन शायद LDR है, तुमको वो लिख के करने हैं तो करने हैं। एंड ऑफ डिस्कशन भाई, एंड ऑफ डिस्कशन तुमको वो लिख के करने हैं। हाँ भाई, उसके अलावा तुम्हें कोई लग रहा है कि तुम्हारा मन है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन भी करना चाहिए, तो तुम कर सकते हो। पर जो LDR क्वेश्चन आकाश सर करवाते हैं ना क्लास में लिख के, और वो अगर तुमको वो बोल रहे हैं इसको करो, तो उतना ही सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। उसके अलावा तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब देखो, एक और प्रो टिप देता हूँ, इन LDR क्वेश्चंस में भी क्या करो कि इनको लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब जैसे तुमने 12 LDR क्वेश्चंस मार्क कराए सर ने, तो 12 LDR क्वेश्चन जब तुम लिख के करोगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे 8 क्वेश्चंस में तुमको दिक्कत आए करते वक्त, और 4 क्वेश्चन तुम्हारे मक्खन तरीके से हो गए। तुम 8 क्वेश्चन को क्या करो, उसमें तुम लिख दो LDR या LDR स्क्वायर, तो तुम्हें पता रहेगा कि अगले रिवीजन में जब तुम बैठोगे ना, तुमको यही क्वेश्चंस को देखना है, इसके अलावा तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं देखना। तुम्हें बस उस समय क्या करना रहेगा, तुम्हें तुम्हारे कॉन्सेप्ट नोट्स खोलने होंगे, और उसके बाद LDR स्क्वायर जो क्वेश्चन तुमने मार्क करे उनको सॉल्व करना रहेगा। बाकी जो LDR क्वेश्चन तुमसे मजे मजे में लग गए हाथ से, उसको तुमको दोबारा करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी ओवरव्यू तुम कर सकते हो एट द रिवीजन टाइम। और लाइक जैसे मान लो कि तुम्हारा पूरा क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बन रहा था, बट एक एडजस्टमेंट के चक्कर में पूरा क्वेश्चन खराब हो गया, तो उस केस में तुम क्या करो, उस एडजस्टमेंट को स्टार मार्क कर दो। तुम्हें वो पूरा क्वेश्चन दोबारा, जब तुम दोबारा रिवीजन करोगे, करने की जरूरत नहीं है, तुम बस उस एडजस्टमेंट को स्टार मार दो। तो ये था अकाउंट्स के लिए मेरा स्ट्रैटेजी। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आई है यहाँ तक तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं प्रॉपर्ली बताऊंगा। तो हम अकाउंट्स को रैप अप करके अब लॉ पे चलते हैं गाइस। तो हम लॉ की तरफ चलते हैं। तो लॉ में अगर मैं तुमको बोलूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले तुम्हारा जो मॉड्यूल 3 है वो तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी चैप्टर मत छोड़ना, क्योंकि भाई इसमें से एटलीस्ट 40 से 45 नंबर का पूछा जाएगा। और वो पूछा इस तरह से जाता है कि अगर तुमने पढ़ रखा है चैप्टर तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी करने में, बस डीपली पढ़ना कॉन्सेप्ट्स को। क्योंकि देखो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जितना कोई चैप्टर छोटा होता है, ईजी होता है ना, ऐसे है वहाँ पे उतना ही उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है। तो तुमको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। इन 4 को कर लेना अच्छे से, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कंपनीज एक्ट का सीधी बोलूँ तो सीधी सीधी बात करते हैं, अगर तुम एम कर रहे हो 80% कोर्स करने का, तो मैं तुमको बस सिंपल सी बोल रहा हूँ कि ये 1, 2, 3, 4 तो छोड़ दो। क्योंकि इनमें पता प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये चैप्टर्स लंबे भी है थोड़े से, और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी है, मतलब इनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इतना बोलूँगा कि तुम ये जो चैप्टर्स है ना 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भाई, इनको भी अगर तुम लखन से कर लोगे ना, मतलब कि तुम्हें सब कुछ पता है क्या है क्या नहीं, और तुमने थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस कर लिया ना, आई कैन गारंटी यू गाइस तुम्हें आराम से 50-55 नंबर मिल जाएंगे लॉ में। मैं देखो एग्जामिशन की कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एग्जामिशन का पर्पस भी नहीं था मेरा लॉ में वीडियो बनाने का, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। 50-55 नंबर तुम्हारे लॉ से बन जाएंगे। तुमको अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें थोड़ा चाहिए एग्जामिशन और थोड़ा और सिक्योरिटी चाहिए, तो मैं तुमको एक चीज़ बोलूँगा कि एक चीज़ का मेक श्योर करना कि ये जो 2nd, 3rd और 4th है, जो फर्स्ट चैप्टर तो तुम छोड़ दो, ठीक है, ये जो 2nd, 3rd, 4th चैप्टर है ना, इनको ना रीड मारना, इस सेंस में रीड मारना कि भाई अगर MCQs पूछे गए ना तो तुम आंसर कर पाओगे चीज़ों को। देखो तुमको वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है इन 2nd, 3rd, 4th चैप्टर को, पर इफ एन MCQ कम्स देन यू कैन आंसर इट। और देखो अगर तुम कोई चीज़ को ना 2 से 3 बार रीड भी करते हो ना यार, तो तुमको थोड़ी बहुत चीज़ें उसकी याद हो जाती है। तो अगर डिस्क्रिप्टिव में कोई ऐसा पार्ट आए तो तुमको याद रहा तो तुम उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब भले तुम्हें 4 में से 2 या 1 नंबर मिले, बट 1 नंबर की भी तो भाई वैल्यू होती है ना। बट एनीवेज अगर तुमसे ये नहीं हो तो चलेगा, मैं तुमको बोल रहा हूँ अगर तुमने ये चैप्टर्स भी कर लिए तुम्हारा काम डन है। ऑलराइट गाइस, तो हम अपन फैकल्टी की बात करते हैं। तो अगेन मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी प्री डिसाइडेड फैकल्टी और तुम्हें उनसे मज़ा आ रहा है तो कुछ चेंज मत करो। बट इफ़ यू आर नॉट श्योर कि किससे पढ़ना है या फिर तुम्हें अपनी फैकल्टी से फन नहीं आ रहा है, तो मैं तुमसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि माधव हेडा सर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं 2-3 रीजंस दूंगा।
एक तो पता है माधव सर जो पढ़ाते हैं ना, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिलती है माधव सर से पढ़ने में। मतलब वो बारीक से बारीक चीज़ को भी ना ढंग से समझाते हैं रिवीजन लेक्चर के अंदर भी, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल, जो उनके नोट्स होते हैं ना वो मॉड्यूल ओरिएंटेड नोट्स होते हैं, मतलब उनके नोट्स मॉड्यूल से लिए गए होते हैं। और वो ऐसे नोट्स है कि अगर कोई सेक्शन पूछा गया और तुमने उन्हीं नोट्स में से जितना उस नोट्स में लिखा है, अगर तुमने वो लिखा है ना, तो तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे उस सेक्शन के। इस चीज़ की मेरी गारंटी है। पूरे मार्क्स इन द सेंस कि अब देखो स्केलिंग का मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट जैसे अगर तुमने 4 नंबर का सेक्शन पूछा है कोई, और अगर तुमने माधव सर के नोट्स छाप दिए ना प्रोविजन में और कंक्लूजन सही लिख दिया, तो तुमको 4 नंबर मिल जाएंगे पूरे। इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो माधव सर इज़ द परफेक्ट फैकल्टी फॉर यू। मैंने तो पर्सनली उनसे ही पढ़ा है और मेरे को काफ़ी मज़ा आया उनके साथ। और लास्ट थिंग भाई, दिस टीचर इज़ सो नाइस कि ये तुम्हारे पर्सनल डाउट्स भी सॉल्व करा देंगे। ये अपना फ़ोन नंबर दे देते वीडियोस में, सो तुम इनसे अपना डाउट भी पूछ सकते हो अगर तुम्हें कोई डाउट हो। मैंने पर्सनली बहुत डाउट्स पूछे इनसे और उन्होंने हमेशा मेरे को आंसर कराया विद इन 4 to 5 आवर्स। इतने बढ़िया टीचर है ये। सो मैं तो पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा तुम माधव हेडा सर से पढ़ो, और इनका क्वेश्चन बैंक भी अच्छा है, तुम उस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर सकते हो फॉर योर क्लैरिटी पर्पस। चलो गाइस, अब मैं तुमको बताता हूँ तुम लॉ में सबसे बड़ी गलती क्या ही कर सकते हो। सबसे बड़ी गलती तुम लॉ में बस ये कर सकते हो कि यू विल बी लाइक कि अगर सर मुझे पढ़ा रहे हैं तो मैं ब्लाइंडली उनके नोट्स पे फॉलो कर लेता हूँ उनके नोट्स, और काइंड ऑफ मैं मॉड्यूल को इग्नोर मार देता हूँ। तो मेरा सजेशन ये है कि ऐसा मत करो यार। देखो मैं तुमको सच्ची बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, हर फैकल्टी को पता होता है कि कितना पढ़ाना है कितना नहीं पढ़ाना होता, तो वो मॉड्यूल से ढंग से उठाती है कोर्स को, ठीक है। बट मैं तुमको फिर भी क्यों बोल रहा हूँ कि मॉड्यूल पढ़ो। देखो अंदर से एक सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ जो सर मुझे पढ़ा रहे वो मॉड्यूल से कवर हो रहा है, ठीक है। और देखो मैं सच्ची बताऊँ ना, कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत पार्ट जो टीचर लोग कभी कभी स्किप करा देते हैं, बट वो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। देखो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो सारी फैकल्टीज़ बेस्ट होती है, बट देखो सब फैकल्टीज़ को एक चीज़ पता होती है कि देखो वो सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, तो वो कुछ कुछ पार्ट कट कर देती है, ठीक है। ऑब्वियसली वो इतना रेलेवेंट नहीं होता वो पार्ट, आई नो, बट स्टिल मैं चाहता हूँ तुम मॉड्यूल एक बार तो पढ़ के रखो, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्लीज़ तुमसे एक रिक्वेस्ट है, ब्लाइंडली किसी भी टीचर के, भले तुम कितने बड़े टीचर से पढ़ रहे हो, सिर्फ उनके नोट्स को नहीं देखना है, तुमको हमेशा मॉड्यूल को क्रॉस रेफर करना है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती तुम लॉ में ये भी कर सकते हो कि तुम पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस अवॉइड कर दो, जो कि बहुत बड़ी ब्लंडर है। तुम सारे क्वेश्चन लिख के मत करो, या फिर एक भी क्वेश्चन लिख के मत करो, बट एटलीस्ट क्वेश्चन बुक को पढ़ के जाओ ढंग से। ऐसे पढ़ा करो कि जैसे मान लो तुमने क्वेश्चन देखा, अब उस क्वेश्चन को देखो, आंसर को हाइड करो और खुद से सोचो इसमें क्या सेक्शन लगेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, और फिर देखो आंसर में क्या लिखा है। सो प्लीज़ डोंट अवॉइड द क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना उसको LDR मार्क करके रखना, ताकि हम उसको अगले रिवीजन में करें। गाइस, तो अब हम बात करने वाले कि कैसे तुमको लॉ को इफेक्टिवली पढ़ना है और कैसे तुम लॉ को लंबे टाइम तक याद कर सकते हो। क्योंकि लॉ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि तुम अपन पढ़ते हैं तो वो कुछ दिनों के बाद हम उसको भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं तुमको टिप्स दूंगा, बट उससे पहले सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि किसी सेक्शन को याद करने का प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए। तो देखो अगर मैं इस सेक्शन को खोलूँ, ये सेक्शन नंबर 127 है चैप्टर 8 का, डिविडेंड का। तो इसमें अब जैसे अगर तुमको ये पॉइंट है, मान लो तुम इसको याद कर रहे हो, तो तुम कैसे करोगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इसको वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश करते हैं, देखो जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं हूँगा ना तो मैं बता इसको कैसे याद करूँगा कि देखो मैं इसमें पढ़ूंगा कि इसमें लिखा क्या है। तो इसका अगर मैं इसका सार बताऊँ तो इसका सिंपल सा सार ये है कि तुमने जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है कंपनी ने, तो उसको 30 दिन में तुमको पे करना है या फिर डिविडेंड वारंट को पोस्ट करना है। तो अब इसमें से मैं कीवर्ड्स देखूंगा कि इसमें है कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो या तो वो पेड होना चाहिए, या फिर डिविडेंड वारंट जो है वो पोस्ट होना चाहिए 30 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, शेयर होल्डर्स को। अगर तुम इस सेक्शन में इतना लिख दोगे ना, पहली लाइन, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है सेक्शन ऑब्वियसली, बट अगर तुम इसको इतना लिख दोगे तो काफ़ी। अब तुम्हें एंटाइटल्ड टू द सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, और देयर ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और या यही लैंग्वेज है। और सच्ची बताओ अगर तुमने लैंग्वेज को थोड़ा भी घुमा के भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो कीवर्ड्स मैंने मार्क करे ना ये आने चाहिए, ठीक है। अब जिसमें इसमें यह है कि पोस्टिंग ऑफ डिविडेंड विद इन 30 days एब्सॉल्व्स द कंपनी फ्रॉम एनी पनिशमेंट इररिस्पेक्टिव वेदर रिसीव बाय द शेयर होल्डर। अब इसमें लिखा है शेयर होल्डर कंसेंट विद इन दिस टाइम और नॉट। अगर तुम इसको ऐसे भी लिखोगे ना, वेदर इट इज़ रिसीव बाय द शेयर होल्डर और नॉट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुमको सही मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये एक बेस होता है कि कैसे तुमको सेक्शन को याद करना होता है। तुमको पूरी
राम कथा याद करनी नहीं होती, बट उसके अंदर का जो सार होता है वो याद करना होता है और इतना ही लिखना होता है। अब हम बात करते हैं कि लॉ को रिटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो देखो, लॉ को रिटेन करने के लिए मैं तुमको सच्ची बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। तुमको एक एफर्ट डालना पड़ेगा भारी लेवल का, ठीक है। बेसिकली तुमको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। इस स्ट्रैटेजी को हम बोलेंगे 1357। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो आज मंडे है, ठीक है, तुमने मंडे को जैसे चैप्टर डिविडेंड पढ़ लिया, ऑलराइट। तो अब तुम्हें अगले दिन उसका रिवीजन करना है, लाइक ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे हो गया तुम्हारा 1, ऑलराइट। अब तुम्हें थर्ड डे पे रिवीजन करना है फ्रॉम द डे जब तुमने स्टार्ट किया था। मतलब तुमने मंडे को स्टार्ट किया था, तो मंडे से एक दिन हुआ ट्यूसडे, ऑलराइट। अब मंडे से तीसरा दिन कौन सा होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तुमको थर्सडे को अब उसका दोबारा रिवीजन करना है। 5 मतलब मंडे से पांचवा दिन तुमको अब उसको रिवाइज करना है। तो थर्सडे के बाद फ्राइडे इज द 4th डे एंड सैटरडे इज द 5th डे। एंड दोबारा अब 7th डे आया, तो मंडे से 7th डे मतलब अगला मंडे, राइट। तो सैटरडे इज द 5th डे, संडे इज द 6th डे एंड अगला मंडे इज द 7th डे। तो तुमको एक चैप्टर को एटलीस्ट 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो चैप्टर ऐसे बैठ जाएगा कि तुम अगर ऐसे नींद में भी हो तो तुम उनको बोल दोगे कि ये है। और देखो, घबराओ मत। तुम सोच रहे होगे कि यार मैं इतने सारे रिवीजन्स कैसे करूंगा। देखो सच्ची बताओ ना, जैसे जैसे तुम अपने रिवीजन को इंक्रीज करोगे ना, तुम्हारा रिवाइज करने का टाइम ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैं एलएलपी में इतना पक्का हो गया था कि पहले मुझे एक एलएलपी पढ़ने में 8 घंटे लगते थे या 9 घंटे लगते थे। मैं उस एलएलपी को 1-1.5 घंटे में ही वाइंड अप करके खत्म हो जाता था एलएलपी, जबकि एलएलपी थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो जैसे जैसे तुम अपने रिवीजन्स को बढ़ाओगे ना, तुम्हारा जो रिवीजन टाइम है वो नीचे जाएगा। तो तुम इसका स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, कसम से मैं तुमको बोलूँगा कि ये रूल फॉलो करना अगर तुम चाहते हो कि जो तुम 80% लॉ पढ़ रहे हो वो इफेक्टिव हो बहुत ज़्यादा और एफिशिएंट हो, तो प्लीज़ मेरी बात मानो कि ये रूल अप्लाई करना। ऑलराइट गाइस, तो अब हम टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं, द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 1। बट एनीवेज मैं इसको पक्का कराने की कोशिश करूँगा ताकि तुम इस सब्जेक्ट में फेल ना हो। अब हम पहले जीएसटी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जीएसटी ईजियर है और मुझे पहले जीएसटी रिकॉर्ड करने का मन कर रहा था, सो या। तो अगर हम बात करें मॉड्यूल 1 की, तो सच्ची बताऊँ तो तुम्हें ये चैप्टर 1 को छोड़ के सारे चैप्टर करने पड़ेंगे, क्योंकि जो तुम्हारा वो आईटीसी वाला जो आता है ना क्वेश्चन, मतलब वो 10 नंबर का जो टैक्स जीएसटी लायबिलिटी का जो क्वेश्चन आता है, उसमें ये सारे के सारे काम आएंगे, सप्लाई, चार्ज, प्लेस, एग्जेम्पशंस, टाइम एंड वैल्यू। उसके बाद मॉड्यूल 2 में से तुमको आईटीसी तो करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका परमानेंट क्वेश्चन आएगा। और अगर तुम टीडीएस भी कर लेना, देखो इसके एमसीक्यू बन जाते हैं। और कभी कभी आप भी तो देखा जाता है, देखो टीडीएस मेरे हिसाब से आएगा नहीं दोबारा, क्योंकि अभी May 26 में प्रॉपर पूछा गया है टीडीएस से। बट फिर भी कर जाना, देखो बहुत छोटा सा लल्लू सा चैप्टर है, क्या फ़र्क पड़ता है, कर लेना। पेमेंट ऑफ टैक्स को तुम छोड़ सकते हो, छोड़ दो। ईवे बिल में तुम एक बार चीज़ों को रीड करके चलना, क्योंकि ईवे बिल में भी एमसीक्यूज बनते हैं। और ईवे बिल में जो कुछ चीज़ें होती है कि किस किस को ईवे बिल बनाने की ज़रूरत होती है, इसका वैलिडिटी क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ के रख लेना, याद कर लेना, बस इतना ज़्यादा रटना होता है इस चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में भी एक पॉइंट होता है, वो रिटेंशन पीरियड क्या होता है बुक्स को मेंटेन करने का, बस वो पढ़ लेना। इसके अलावा देखो, अगर इसमें से थ्योरी क्वेश्चन आया तो आया, कुछ नहीं कर सकते, बट इसको तुम अवॉइड करो। कर देखो, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि पूरा हो सके तो करो, बट मैं पहले 80% पे फोकस कर रहा हूँ। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पे से मैं बोलूँगा कि इसमें जो ये क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट क्या होता है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस पर नोट लिखने को आ जाता है कभी कभी, तो ये पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन में भी मैं बोलूँगा स्टार्टिंग के 5 से 6 सेक्शंस थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी के 4 सेक्शन तुम लास्ट के छोड़ सकते हो, उसमें से आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। गाइस, तो हम अब डीटी पे चलते हैं। अब देखो, मैं तुमको सिंपल सी चीज़ बताऊँ डीटी के लिए, तो तुम मुझे काफ़ी बोलने वाले हो कि क्या है क्या नहीं है, बट सच्ची बताओ तो तुमको डीटी पूरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि द प्रॉब्लम इज डीटी में ना क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड होते हैं। लाइक अगर किसी ने तुमसे पीजीबीपी पूछा, तो पीजीबीपी का जो, जैसे मान लो वो 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन आता है पीजीबीपी का, अब तुम्हें उसके लिए पता है क्या क्या करना पड़ेगा। तुम्हें उसके लिए देखो डिडक्शंस पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए ये अदर इनकम वाला मामला पानी पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें सेट ऑफ भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेट ऑफ का भी पॉइंट आ जाता है कभी कभी उसमें। तुमको कैपिटल गेन भी पढ़ना पड़ेगा, तुमको हाउस प्रॉपर्टी भी पढ़ना पड़ेगा, तुमको सैलरीज भी पढ़ना पड़ेगा, तुमको आईएफएस भी पढ़ना, तुमको सब पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, तुमको सब पढ़ना पड़ेगा। जीएसटी में भी तुम लोग ये बोलोगे जीएसटी में भी मैंने कुछ ज़्यादा तो कटवाया है नहीं, ऐसा तो क्या ही हो गया।
सच्ची बताऊँ तो मैं चाहकर भी नहीं कटवा सकता तुम्हें कुछ भी जीएसटी में भी, क्योंकि जीएसटी में देखो जो 4-5 थ्योरी चैप्टर्स थे मैं तुमको वही कटवा सकता हूँ। बाकी जो पार्ट है, जो आना है और जो इम्पोर्टेंट है, देखो मैं वो मार्क कराऊँगा। मैं चाहकर भी नहीं बोल सकता कि तुम स्किप कर दो चीज़ें फलाना ढिमकाना। तो बात कर लेते हैं टैक्स की फैकल्टी की, तुम किससे पढ़ सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी फैकल्टी है अच्छी खासी तो तुम उन्हीं से पढ़ो। बाकी अगर ऐसा है कि तुम्हारे को नहीं पता किससे पढ़ना है या फिर प्रीवियस अटेम्प्ट में तुम्हें लगता है कि यार चेंज करना चाहिए, तो देखो काफ़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, लाइक टाइम को लेके, कॉन्सेप्ट्स को लेके और क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं एक ही टीचर रेकमेंड करूँगा, वो है अमित महाजन सर। जी हाँ, क्योंकि बहुत बढ़िया बात यह है कि DT IDT तुम्हारी एक ही जना कवर करा देगा और रिवीजन में भी बहुत अच्छी रिकॉल, मतलब वो अपनी क्विक रिकॉल मेथड्स देते हैं, वो काफ़ी क्या बोलते हैं, न्यूमोनिक्स बनाते हैं, तो बहुत बढ़िया रहता है वो। DT और GST दोनों में करते हैं वो ऐसा। और ख़ास बात ये उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रखी है, लाइक उनकी एक प्लेलिस्ट है GST और DT में, उनको लाइक उन्होंने उसको नाम दे रखा है LDR क्रैकर। तो उससे काफ़ी तुम्हें प्रैक्टिस मिल जाती है क्वेश्चंस की, कि तुम्हें कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने क्या नहीं। और मैं तो पर्सनली रेकमेंड करूँगा तुम उनका क्वेश्चन बैंक भी मंगा लो, बिकॉज उनका क्वेश्चन बैंक मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास उनका क्वेश्चन बैंक है एंड इट्स रियली नाइस। देखो मैं ये बोलूँगा उनका प्रैक्टिस बैच मत लेना, ठीक है। देखो मैं बहुत ऑनेस्टली होके बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस बैच इतना वर्थ इट नहीं लगा। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि उसमें ना 2-3 चैप्टर तो देखो ऐसे जो उन्होंने यूट्यूब पे जो रिवीजन वीडियो डाला है ना, वही का वही अपलोड कर दिया पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बहुत बढ़िया पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कराया और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई। बट जैसे जैसे चैप्टर्स आगे गए ना, उन्होंने रश किया है। देखो मैं कोई हेटरेट नहीं रख रहा हूँ किसी को लेके, आई हाईली रिस्पेक्ट एवरी टीचर, बट तुम समझो भाई, मैंने जो फील करा है और जो सिचुएशन है, मैं उसी को बेस रख के बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस बैच मत लो, उनसे इंस्टेड उनका जो रिवीजन लेक्चर्स है ना यूट्यूब पे वो देखो, फिर उनके LDR क्वेश्चंस देखो, मतलब उनका क्रैकर है, मैं सब डाल दूंगा लिंक में नीचे, उनका क्रैकर देखो। उसके बाद उनका जो क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्व करो, बहुत मज़ा आएगा तुमको चीज़ें करने में, ठीक है। मैं वर्धमान सर का नाम यहाँ ले सकता था कि तुम वर्धमान सर से पढ़ लो, बट एक प्रॉब्लम ये है कि उनका भाई क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव क्वेश्चन बैंक है भाई, बहुत मैसिव। और मैं बोल सकता हूँ कि अगर उसको किसी ने कर लिया तो उसकी एग्जामिशन से कम आ ही नहीं सकती, बट द थिंग इज टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा। इंस्टेड कुछ और रिसोर्सेज है मैं टैक्स की, जो मैं तुमको रेकमेंड करूँगा, बट अभी के लिए इफ यू टॉक अबाउट द फैकल्टी, अमित महाजन इज द बेस्ट चॉइस। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं टैक्स के लिए ना तुमको कुछ रिसोर्सेज बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ तुम इन रिसोर्सेज को करो। लाइक जब तुम्हारा टैक्स का कोर्स हो जाए, मतलब जैसे तुमने क्या करा कि अमित महाजन सर से पढ़ लिया, क्वेश्चन बुक लगा लिया उनका, तो उसके बाद मैं और कुछ रिसोर्सेज बता रहा हूँ जो तुम्हारे लिए थोड़ा मैंडेटरी टाइप है, क्योंकि अगर तुमने रिसोर्सेज को कर लिया ना तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हें पढ़ने में थोड़ा ईजी भी होगा। तो मैं प्रायोरिटी वाइज लेके चलता हूँ कि सबसे पहले तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, कि अगर तुम सब कुछ भी नहीं कर पाए तो एटलीस्ट जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ तुम वो कर लो। पहले तो मैं बोलूँगा कि अमित महाजन सर ने 2 शीट्स डाल रखी है, एडजस्टमेंट शीट। एक उन्होंने GST की डाल रखी है, कि जो ITC वाला जो क्वेश्चन आता है ना टैक्स GST कंप्यूटेशन का, उसके ना 100 एडजस्टमेंट्स डाल रखी है। तो उस शीट तुमको वो डाउनलोड करनी है। तुम अगर तुम सर्च करोगे ना यूट्यूब पे कि टॉप 100 एडजस्टमेंट्स बाय अमित महाजन सर, तो वो वीडियो तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है। और ये सेम चीज़ उन्होंने DT में भी कर रखी है, तो तुमको वो एडजस्टमेंट शीट डाउनलोड करनी है और वो वीडियो को पूरा देखना, जिसमें वो समझा रहे हैं कि इस एडजस्टमेंट का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑलराइट, ये पहली प्रायोरिटी है। गाइस, तो तुम्हें एडजस्टमेंट शीट तो मिल गई है, बट अब तुम्हें क्या है कि खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और समझना है कि अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि विशाल भत्तर सर ने GST कंप्यूटेशन का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट डाला हुआ है, उसमें उन्होंने काफ़ी ढंग से डिटेल में समझाया कि कैसे GST कंप्यूटेशन को सॉल्व करते हैं, और उन्होंने उसमें 2-4 क्वेश्चन होमवर्क भी दे रखे। तो मैं रेकमेंड करूँगा तुम उसको देखना, मैंने लिंक नीचे डाल दी है। सेम चीज़ DT में भी है, यश खंडेलवाल सर है, उन्होंने टोटल टैक्स लाइबिलिटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और कुछ उसके रिलेटेड होमवर्क, उस पर पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो इसका भी लिंक मैं तुम्हें नीचे दे दूंगा, ये ज़रूर देखना, तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर तुम इसको प्रॉपर देखोगे ना, तुम्हारे 3 दिन में हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। मतलब 3 दिन में लाइक तुम ये चारों चीज़ें कर दोगे अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया तो। ऑलराइट, इसके बाद भी अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम बचा तो फिर मैं बोलूँगा कि जो वर्धमान डागा सर है, उनके टॉप 50 क्वेश्चंस होते हैं GST और DT दोनों के अलग अलग, तो वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं
और तुम्हें और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी उससे। लास्ट प्रायोरिटी पे मैं बोलूँगा कि जो बीबी सर और विशाल बत्तर सर है, उनके जो टॉप 30 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कर लेना या देख लेना जो तुम्हें जैसे तुम्हें कंफर्टेबल हो। टैक्स में मैं बताऊं तुम क्या ही गलती कर सकते हो, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम शायद क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो। और मैं बता दूं भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम चाहे कितनी बार रिवाइज कर लो, बट अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार भी नहीं करी तो वो किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करना। और जब तुम स्टार्टिंग में पढ़ो ना, तो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। टैक्स में स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि टैक्स में क्या है ना, अपन को जब हम पहली बार पढ़े ना, तो अपन को चाहते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं हमको वो याद रहे। और याद तभी होती है जब हम क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करते हैं। अगर तुम क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तुमने जो पढ़ा है ना, तुम उनको 1-2 दिन में भूल जाओगे। बट जब तुम लिख के प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ें काफ़ी टाइम तक रिटेन रहती है तुम्हारे दिमाग में। तो प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस को अवॉइड मत करना। तुम बात करने वाले कि तुम टैक्स को कैसे इफेक्टिवली कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, टैक्स को इफेक्टिवली करने का बस एक ही तरीका है, मल्टीपल रिविजन्स। जैसे मैंने लॉ में तुमको 1357 स्ट्रैटेजी समझाई थी, मैं इसमें बोलूँगा टैक्स में यू कैन अप्लाई द 147 स्ट्रैटेजी। लाइक मंडे को अगर तुमने कुछ किया है तो मंडे से पहला दिन यानी कि ट्यूसडे, फिर मंडे से चौथा दिन यानी कि अपना थर्सडे, और फिर मंडे से 7वां दिन यानी कि नेक्स्ट मंडे यानी कि 7वां, तो मतलब नेक्स्ट मंडे। तो यू हैव टू रिवाइज लाइक दिस। अब तुम मेरे से एक सवाल पूछ सकते हो प्रोबेबली कि तूने अकाउंट्स में तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तू लॉ टैक्स में तो ऐसे बोल रहा, अकाउंट्स में तो बोल ही रहा। देखो एक रीज़न है, अकाउंट्स में हम पता है, पहली बात तो ना बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें अकाउंट्स में लॉजिकल होती है और कॉन्सेप्ट पे बेस होती है। बट लॉ और टैक्स में पता है काफ़ी चीज़ें रटनी ही पड़ती है। इट्स लाइक कि हाँ ऐसा है तो है। अकाउंट्स में यू हैव लॉजिक कि इसका अपन क्यों करते हैं और क्या करते हैं। और अकाउंट्स में तो वैसे भी पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन थ्योरी पढ़ना। तो जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती चीज़ें बहुत सारी, तो वो काफ़ी रहते हैं, रिटेन रहती है। वेराज अगर हम लॉ टैक्स की बात करें तो लॉ टैक्स में, लॉ तो देखो वैसे भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करता नहीं है, तो हमको उसको बार बार याद करना पड़ता है। और टैक्स में ये भी प्रॉब्लम है कि भाई टैक्स में इतनी सारी एडजस्टमेंट्स होती है, इतनी सारी एडजस्टमेंट्स होती है कि भाई तुम चाहकर भी इसको 1-2 बार में समझ ही नहीं सकते। तुमको 3 से 4 रिवीजन देने ही पड़ेंगे, तब जाके टैक्स तुम्हारे भेजे में घुसेगी, इवन आफ्टर डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इसलिए टैक्स को करने का बेस्ट तरीका ये है, 147 स्ट्रैटेजी अपनाओ, ठीक है। और रिपीटेटिव क्वेश्चंस को बार बार मत करो। जो तुमने LDR क्वेश्चंस मार्क करे उनको करो, और कोई नया क्वेश्चन जो मैंने तुमको रिसोर्सेज दिए हैं क्वेश्चन उसी में से करना। इसके अलावा देखो कुछ भी मत उठाना, क्योंकि देखो अगर तुम बाहर गए ना अब इसके भी कुछ नया ढूंढने, तुम काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैंने चीज़ काफ़ी एक्सपीरियंस करी है। तो मैंने जितना तुमको बताया ना टैक्स में, इतना सफिशियंट है। टू बी ऑनेस्ट, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं कि हमको 2 महीने करना क्या है फॉर दिस स्ट्रैटेजी। तो 1 जुलाई से 12 जुलाई तक तुम्हारा एडवांस अकाउंट्स का कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, जितना मैंने तुमको बताया एटलीस्ट, ठीक है। उससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट जितना मैंने बताया उतना तुम्हारा हो जाना चाहिए। देखो इसमें तुम्हें क्या क्या करना है, ऑब्वियसली तुम्हें रिविजन लेक्चर्स देखने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके अलावा केस सिनेरियो बुकलेट को सॉल्व करने की कोशिश करनी है तुमको। केस सिनेरियो बुकलेट को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका तो यही है कि तुम क्या करो कि आधे घंटे का टाइमर लगाओ, उसमें स्टार्टिंग की 3 केस सिनेरियोज उठाओ, ठीक है, और उनको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद देखो क्या वो सही है या नहीं है। अगर वो सही हो गई तो बहुत ही बढ़िया है, और जो नहीं हुई उसके लिए तुम यूट्यूब पे जाके उस वाले MCQ को देखो और देखो तुमने क्या गलती करी है। इससे तुम्हें बहुत इफेक्टिवली MCQs की प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम्हें ये बहुत काम आएगी तुम्हारे पेपर में, ठीक है। साथ ही साथ हमको एक मॉक टेस्ट पेपर यहाँ एडवांस अकाउंट्स का देना है किसी भी हाल में, और देयर इज़ नो थिंग एज कि मेरे को नहीं देना या देना है। भाई जितने मार्क्स आए फ़र्क ही नहीं पड़ता, अपन को यहाँ एक मॉक टेस्ट देना है। अब देखो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि तुम किसी इंस्टीट्यूशन का ऐसा मॉक टेस्ट खरीद के मत दो, क्योंकि देखो आजकल के इंस्टीट्यूशन ना मॉक टेस्ट अच्छा ही नहीं बना रहे हैं। दे आर मेकिंग पेपर वेरी ईजियर, या फिर वो पेपर के नाम पे क्या कर रहे हैं, RTP MTP के क्वेश्चन चेप रहे हैं, तो उसमें कोई सेंस नहीं है। इससे बढ़िया मैं तुमको बताता हूँ क्या करो तुम, इससे बढ़िया ICAI के पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं ना, टिल May 24 बोल रहा हूँ मैं, May 24 से पीछे मत जाना, May 24 तक के पास्ट ईयर पेपर्स है ना, उनमें से कोई भी एक पेपर उठा लो और उसको सॉल्व करने लग जाओ एज अ मॉक टेस्ट। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर तुम ICAI का ही पेपर सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारे पे वो प्रेशर रहेगा कि हाँ अगर मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ तो मैं इसको, तो रियल एग्जाम में जो पेपर आएगा मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, और तुमको प्रॉपर एग्जाम कंडीशंस वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे। लाइक 50% कोर्स इजी आता है,
20% बहुत हार्ड आता है, 30% मॉडरेट आता है, तो तुमको वो सिचुएशन देखने को मिलेगा ढंग से और तुमको समझ आएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी हो रही है, कैसी नहीं हो रही है। तुम्हारे ऊपर है तुमको मॉक टेस्ट कौन से अटेम्प्ट का देना है। अगर तुमने कोई अटेम्प्ट दिया और उसमें तुम बहुत ही गंदी तरीके से फेल हो गए तो तुम उसको दोबारा दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और तुमने अगर कोई अटेम्प्ट कभी नहीं दिया तो उसको दो। मैंने पर्सनली मेरी प्रिपरेशन में सितंबर 25 का अटेम्प्ट का जो मॉक टेस्ट था मैंने वो दिया था, और एक मैंने मई 25 का भी दोबारा दिया था। ऑलराइट, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है। अभी तुम्हें यहाँ पे सिर्फ एक मॉक टेस्ट देना है, उसके आगे मैं बताता हूँ तुमको करना क्या है। ओके, तो 12 जुलाई तक एडवांस अकाउंट्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमको 20 अगस्त तक लॉ और टैक्स ही पढ़नी है। जी हाँ, हमको अकाउंट्स का नाम अब लेना ही नहीं है, अकाउंट्स का काम खत्म हो गया है। अब हम अकाउंट्स को सीधा 21 अगस्त को उठाएंगे, क्योंकि देखो तुमने अगर अकाउंट्स एक बार ढंग से लिख के प्रैक्टिस कर ली ना, आई कैन गारंटी यू वन थिंग, तुम अकाउंट्स को नहीं भूलोगे इतनी जल्दी। तो तुम्हारा प्रॉपर फोकस उस टाइम पे 1 महीना, मेरे साथ 1.5 महीना होगा, लॉ और टैक्स पे ही जाना चाहिए। तुम ऐसे पढ़ सकते हो कि लाइक तुम लॉ का एक चैप्टर उठाओ और उसके साथ टैक्स का 1 या 2 चैप्टर उठा लो, ठीक है। और जब तुमने एक लॉ का चैप्टर कर लिया तो उसके आगे एक प्लानर बना लो 1357 का, कि लिख लो 1357, और जैसे जैसे तुम रिविजन्स करते जाओ तो टिक मारते जाओ उस पर, ताकि तुम अपने आप को ट्रैक कर पा रहे हो ढंग से। देखो मैंने माना है थोड़ा सा ना ट्रिकी ये चीज़ करना, तुमको प्रॉपर प्लानर बना के करना पड़ेगा ये चीज़, बट अगर तुमने एग्जीक्यूट कर ली ना अच्छे से, आई कैन गारंटी यू कितना ही अच्छा पेपर आ जाए तुम उसको आराम से फोड़ दोगे। अब देखो मैं इस प्रॉब्लम को भी टैकल करने का सोल्यूशन देता हूँ तुमको। तुम क्या करो कि जैसे तुम 13 जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो देखो तुम्हारी आइडियली कैसे पढ़ाई का स्टाइल होना चाहिए कि तुम लॉ का एक चैप्टर उठाओ, डीटी का एक चैप्टर उठाओ और जीएसटी का एक चैप्टर उठाओ। और तुम ऐसा भी कर सकते हो कि लॉ और डीटी पहले कर लो और फिर लॉ और जीएसटी कर लो। मतलब लॉ करने में थोड़ा हल्का सा टाइम लगेगा, लॉ और डीटी साथ में उठा लो, लॉ और जीएसटी साथ में उठा लो, तुम कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब तुमने जैसे अपने चैप्टर्स लिख दिए 13 जुलाई को कि भाई मैंने चैप्टर 8 पढ़ना है लॉ का, डीटी का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ना है और जीएसटी का सप्लाई पढ़ना है। चलो मैंने माना तुमने ये बना दिया, ठीक है। अब जब तुम इनको कंप्लीट कर लो, कंप्लीट करने के बाद ही करना है कुछ करना है, जब तुम इनको कंप्लीट कर लो विद क्वेश्चन रिवीजन और जो भी थे, तुम्हें अपने अपने इंडेक्स में जाना है, ठीक है। इंडेक्स में जाओ और उस चैप्टर के आके लॉ के केस में 1357 लिख दो और टैक्स के केस में 147 लिख दो, ठीक है। और उसी दिन डेट्स कैलकुलेट करके लिख दो कि जैसे फर्स्ट रिवीजन कब होगा, थर्ड रिवीजन कब होगा, फिफ्थ रिवीजन कब होगा, सेवन्थ रिवीजन कब होगा, ये लिख दो। और टैक्स के केस में फर्स्ट रिवीजन कब होगा, फोर्थ रिवीजन कब होगा और सेवन्थ रिवीजन कब होगा, ये उसी दिन जिस दिन तुम्हारा चैप्टर पहली बार होएगा उसी दिन इंडेक्स में जाके ऊपर लिख दो डेट समेत। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, तुम जब अगले दिन अब सुबह उठोगे ना, तुमको इतनी हेडेक डालने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस तीनों चैप्टर के इंडेक्स देखने और चेक करना है कि कौन सा रिवीजन की डेट आज की डेट से कोलाइड कर रही है, और तुमको बस तुम्हारा जवाब मिल जाएगा कि तुमको क्या रिवाइज करना है क्या नहीं करना है। एज सिंपल एज दैट। और मेरा एक सजेशन ये है कि पहला जो रिवीजन वाला जो पार्ट है ना, जो पेंडिंग है, पहले उसको कंप्लीट करना, उसके बाद नए चैप्टर पे हॉप करना। अब चलो मैं तुम्हारे एक और 2 इफ एंड बट्स का जवाब देता हूँ। देखो ऐसा हो सकता है कि किसी इमरजेंसी के कारण तुम्हें बाहर जाना पड़ गया और तुम्हारा जो प्लान है, जो तुमने इंडेक्स बनाया था, वो चकनाचूर हो गया। उस केस में मैं तुमको एक चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ कि इसका स्ट्रेस मत लेना। या तो देखो तुम क्या कर सकते हो कि उस रिवीजन को या तो तुम ओमिट कर दो, क्योंकि देखो ऐसा रेयरली होगा तुम्हारे साथ, तो उस वाले रिवीजन डे को तुम ओमिट कर दो और आगे का सोचो, कोई बात नहीं है। देखो दूसरी प्रॉब्लम तुमको क्या आ सकती है कि भाई मैंने रिवीजन्स तो कर लिए प्लान के हिसाब से, बट मैं कुछ नया ही नहीं पढ़ पाया उस दिन। तो देखो उस चीज़ का भी स्ट्रेस मत लो, और देखो जो तुमने प्लान करी नया और तुम उसको नहीं पढ़ पाए, तो पहली बात तो उसको इंडेक्स में डालना ही मत, उसको इंडेक्स में डालना ही मत उस दिन, ठीक है। और द थिंग इज, देखो अगर तुम 10 से 12 घंटे पढ़ोगे ना, तो मुझे प्रोबेबली लगता नहीं है कि तुम लैग बिहाइंड हो जाओगे, या फिर कभी कभी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास बहुत बड़े चैप्टर्स होते हैं तो वो नहीं हो पाते एक दिन में। तो उसका कोई स्ट्रेस मत लो। उस केस में क्या करो, जो चीज़ नहीं हो पाई है उसका, देखो मैं अभी के लिए बस यही सजेशन दे पाऊंगा कि तुमको उसका एक रिवीजन कम करना पड़ेगा। लाइक अगर 147 है तो तुमको उसको या तो 14 करना पड़ेगा, और या फिर अगर 1357 है तो उसका 135 करना पड़ेगा। भाई देखो अगर तुम ढंग से पढ़ोगे ना 12 से 14 घंटे या फिर 10 से 12 घंटे भी, तो भाई तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर प्रॉब्लम आ भी रही है तो देखो हम कुछ कर नहीं सकते। सीए का कोर्स होता ही इस तरह से, कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी छूट ही जाती है, चाहे हम कितना अच्छे से प्लान कर ले, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है, तुमको केस सिनेरियो बुकलेट को सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुमको टाइम नहीं मिल रहा ना क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करने का, केस सिनेरियो बुकलेट की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में तुम ऐसा कर लो कि यूट्यूब पे 6-7 घंटे की वीडियो होती है,
उसके साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। मैं तुम पे कोई बर्डन नहीं डालना चाहता, बट इट्स लाइक कि देखो लिख के सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहता है खुद से। पर अगर तुम पर टाइम नहीं है तो तुम एक काम करो, यूट्यूब वीडियो खोलो, कि सिनेरियोस को देखो और साथ में कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ। तो लॉ और टैक्स को तुम जब 1 अगस्त तक पढ़ लोगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट देना, ठीक है। और मॉक टेस्ट तुमको देने ही देने हैं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए मुझे कि भाई यार मेरा तो कोर्स ही नहीं हुआ, मैं कैसे दूंगा ये वो। अरे भाई मार्क्स नहीं आए कोई भाई चलेगा अपन को, भाई वी वांट हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए बट हमारे एग्जाम में मार्क्स आए, ठीक है। मॉक टेस्ट से जब तुम गलतियां करोगे सीखोगे तो वहाँ गलती नहीं होगी। आई डोंट वांट कि तुम्हारा एग्जाम ही तुम्हारा मॉक टेस्ट बन जाए, ठीक है। मैं तुमको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो स्टार्टिंग की जो हम 2 मॉक टेस्ट देंगे उसमें तुम्हें अपना शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं करना। मीनिंग जैसे अगर लॉ का मॉक टेस्ट है तो ऐसा नहीं करना कि तुम लॉ ही पढ़ रहे हो, नहीं, जो तुम लॉ टैक्स पढ़ रहे हो ना साथ ही साथ उसको कंटिन्यू रखना। जो लास्ट वाला हमारा मॉक टेस्ट होगा उसमें हम ऐसा करेंगे कि मॉक टेस्ट से पहले लॉ ही पढ़ेंगे और टैक्स वाले मॉक टेस्ट से पहले टैक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो मॉक टेस्ट हम 2 अगस्त से देना स्टार्ट करेंगे। तो पहला सीरीज जो होगा मॉक टेस्ट का वो हम 3 दिन के गैप में देंगे, और अकाउंट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अकाउंट्स को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 2 अगस्त को हमने मान लो लॉ का पेपर दिया, फिर 3 दिन बाद यानी कि 6 तारीख को हमने टैक्स का पेपर दिया, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा 3 दिन की सीरीज़ लेंगे, ठीक है। तो 3 दिन के बाद देखा जाए तो 7, 8, 9, 10th हमारा लॉ होगा दोबारा, एंड देन अगेन ऑन 14 हम टैक्स का पेपर देंगे। अब जो थर्ड सीरीज़ होगी वो 1.5 डेज़ की होगी, जो हम एग्ज़ाम में करते हैं। और इसका सिंपल रीज़न ये है कि हमको बेसिकली एक प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए मॉक टेस्ट से कि वो 1.5 डेज़ हमारे लिए कैसे हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब 18 तारीख को मॉक टेस्ट देने के बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम 19 तारीख से अकाउंट्स लेके बैठ जाओ, या फिर तुम 19-20 तारीख को टैक्स और लॉ को और अच्छे से रिवाइज कर लो और 21 तारीख को बैठ जाओ। देखो तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि देखो हम सच में चाहते हैं कि हमारा जो पहला पेपर है ना वो बहुत ही बढ़िया जाए, ताकि हमारे आगे वाले पेपर्स भी अच्छा जाए। क्योंकि तुमने अगर तुम्हारे पहला पेपर ख़राब कर दिया ना तो आगे के आने वाले पेपर्स पे भी इम्पैक्ट पड़े। अब देखो 21 तारीख को जब तुम बैठोगे तो तुम्हारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि 27 अगस्त तक तुम्हारा जो अकाउंट्स का कोर्स है जितना मैंने तुमको बोला था वो पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। और अगर तुम्हारी केस सिनेरियो बुकलेट बच गई है तो उसको देख डालो। अब लिख के करने का टाइम नहीं है, उसको यूट्यूब पे देख लो और समझो, ठीक है। 21 से 27 तारीख तक तुम्हारा एडवांस अकाउंट्स का पूरा कोर्स रिवाइज हो जाना चाहिए विद LDR क्वेश्चंस। LDR क्वेश्चंस के लिए मैं तुमको बोलूँगा इस टाइम पे क्या करना कि 2 से 3 LDR क्वेश्चन जो बैलेंस शीट वाले चैप्टर्स होते हैं उनको लिख के प्रैक्टिस करना, और जो AS है उन जो LDR क्वेश्चन है उनको ऊपर से ओवरव्यू करने के स्टेप को लिख के उन पर ज़्यादा प्रेशर मत डालना, ठीक है। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन पे 2-3 क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस कर लेना हर चैप्टर के। अब 27 तारीख के बाद हमें 2 मॉक टेस्ट लगातार देने हैं, 28 को और 29 को एक मॉक टेस्ट देना है। प्लीज़ गाइस समझो मेरी बात को। यू मस्ट बी सेइंग कि भाई एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, तो मैं पैनिक कर सकता है। बट लेट मी टेल यू समथिंग। देखो अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंदी आएगा, तो आई रियली वांट कि 4-5 दिन पहले अकाउंट्स के तुम ढंग से फास्ट राइटिंग में प्रैक्टिस करो, और वो मॉक टेस्ट से ही आएगा। क्योंकि देखो जब तक तुम तेज़ स्पीड में मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना बार बार, तब तक तुम्हारी राइटिंग स्पीड नहीं आएगी और तुम्हारा पेपर फिर छूटेगा। मेरे को नहीं चाहिए कि तुम्हारा पेपर छूटे, ठीक है। तो तुमको 28 को और 29 को एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। ढंग से प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट देना और अपने आप को इवैल्यूएट करना तुमने क्या गलती की, क्या तुम्हारा सही था, और अकॉर्डिंगली खुद को मार्क्स अलॉट करना। देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमारे कितने मार्क्स आ रहे कितने नहीं आ रहे, हमको बस मॉक टेस्ट देने से मतलब है और कुछ भी नहीं, ठीक है। 28-29 को जब तुम्हारा मॉक टेस्ट का काम हो जाए तो तुम और रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को। बाकी अगर मैं 30 और 31 जुलाई की बात करूँ तो उसमें तुम्हारा सिर्फ रिवीजन रहेगा, कुछ भी नया नहीं उठाना तुमको। और जो भी रटने वाले AS है ना जिसमें थोड़ी थ्योरी है उनको भी थोड़ा क्रैम्प मार लेना, ताकि अगर एग्जाम में कोई डायरेक्ट क्रैम्प थ्योरी वाला क्वेश्चन है जिसमें पूरी थ्योरी लिखनी है तो तुम उसका आंसर लिख पाओ। ये तो 1 सितंबर की बात होगी जब तुम तुम्हारा पेपर दे दिया। अब जब तुम्हारा लॉ का पेपर होगा 3 तारीख को, उसके लिए मैं बस इतना बोलूँगा, जो भी तुमने पहले पढ़ रखा है उसको ढंग से रिवाइज करना, कुछ भी नया मत करना, बस इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और जो LDR क्वेश्चन तुमने मार्क कर रखे थे उनको ऊपर से देख लेना, ठीक है।
अब टैक्स में पता है तुम्हारे पास सबसे बढ़िया बात यह है कि तुम्हारे पास 2 दिन का गैप है, तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करना। ऐसा मत सोचना कि भाई अब मैं लॉ का पेपर दे के आया अब मैं सो जाता हूँ, नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। लॉ का पेपर दे के आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके बैठ जाओ जीएसटी लेके। हाँ, जीएसटी लेके बैठो और उसको ख़त्म करने की कोशिश करना। जैसे मैं तुमको बताऊं तो महाजन सर मैराथन लेते एक जीएसटी का, तो वो मैराथन को ख़त्म करके ही उठना। उस मैराथन को ख़त्म करा, सो जाओ, उसके बाद जो भी अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, जो भी तुमको एक्स्ट्रा रिवीजन करना है जीएसटी में वो करना, और फिर डीटी पे स्विच कर जाना। एंड हाँ, वन मोर थिंग, लास्ट के 1.5 डेज में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आरटीपी को देखना मत भूलना। आरटीपी देख जाना एक टाइम को, क्या पता कोई मतलब क्वेश्चन उठ के आ जाए। बहुत रेयर चांस होते हैं लेटेस्ट आरटीपी में से क्वेश्चन उठना, बट क्या पता आ जाए, तो ज़रूर देख के जाना। फाइनली ये वीडियो ख़त्म होता है। मैंने बहुत एफर्ट लगा के ये वीडियो बनाया है, और आई डोंट नो इसका मुझे कैसा रिज़ल्ट मिलता है क्या नहीं मिलता, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने मेरा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क पुट किया है इसके अंदर, एक एक डिटेल मैंने ऐड करी है। अगर तुमको कोई भी चीज़ मेरी गलत लगी है, या फिर तुम्हें लगता है कि भाई वीडियो अच्छा नहीं है या वीडियो बहुत अच्छा बना है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा तुम्हारा रिमार्क मुझे चाहिए इस वीडियो को लेके। ऑलराइट गाइज, ऑल द बेस्ट टू यू। अच्छे से पढ़ने लग जाओ, अब सारी डिस्ट्रैक्शंस को फेंक दो, क्योंकि 2 महीने बाद जब तुम अपने रिजल्ट पे सक्सेसफुल देखोगे, यू विल प्राउडली से इट वॉज वर्थ इट। चलो अब मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।